मित्रों, जय हिंद, जय भारत। पिछले वीडियो में हमने कुछ काव्य पढ़े। काव्य के पश्चात कुछ विद्यार्थियों का चिंतन आया कि गुरुजी हमें थोड़ा हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में भी जानकारी दीजिए। अब ये जो हिंदी साहित्य के इतिहास है, इस हिंदी साहित्य के इतिहास की बात करते हैं तो बड़ा लंबा चौड़ा इतिहास है। और अगर माना कि मैं कक्षा 12वीं के इस हिंदी साहित्य के इतिहास का वीडियो तैयार करूं तो कम से कम 6 वीडियो बनते हैं। कम से कम बता रहा हूँ 6 वीडियो। और वैसे भी ये हिंदी साहित्य के इतिहास 12वीं के लिए 16 नंबर का अंक का आता है। यूँ देखा जाए तो बड़ा सरल है और नहीं तो बड़ा सबसे कठिन है। आधुनिक काल सबसे कठिन है, नहीं तो बड़ा सरल है। लेकिन भाइयों बहनों, इस वीडियो को देखने से पहले आप इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। लाइक एवं सब्सक्राइब करने के पश्चात अपने मित्रों के पास भेजें ताकि इस वीडियो का सभी को लाभ मिले। और फिर अगर आप सबका व्यू आया और अच्छे विचार चिंतन के लिए आए तो फिर मैं आपको अगले वीडियो तैयार करके तुरंत फटाफट में भेज दूंगा। लेकिन आप पहले इस वीडियो को पूरा देखें, उस पर चिंतन करें। और चिंतन करने से पहले मैं एक बार पुनः आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करके शिक्षण का मोटिवेशन करें। जय हिंद, जय भारत। आज का हमारा शिक्षण का बिंदु है हिंदी और 12वीं में हिंदी यानी कि हिंदी साहित्य। यहाँ बात कर रहे हैं हिंदी में भी हिंदी साहित्य, अनिवार्य हिंदी नहीं है ये, हिंदी में भी हिंदी साहित्य। अब हिंदी साहित्य की बात कर रहे हैं तो हिंदी साहित्य की बात करते वक्त हमारे सामने आएगा कि हिंदी साहित्य का काल विभाजन। और काल विभाजन की जैसे ही बात करेंगे तो हमारी 12वीं के पाठ्यक्रम की बात आती है तो उसमें एक चैप्टर है जिसका नाम है हिंदी साहित्य का आधुनिक काल। और आधुनिक काल के प्रश्न कितने अंक के आते हैं तो मैंने आपको बताया 16 अंक के। कैसा है तो सरल हैं, लेकिन समझ में आ जाए तो सरल है, नहीं तो सबसे कठिन है। पढ़ाने वाला अगर ढंग से सरल तरीके से पढ़ा दे तो फिर सरलता से समझ में आ जाए, और नहीं तो सबसे कठिन है जो आधुनिक काल। अब बात करेंगे जो आधुनिक काल है, इस आधुनिक काल की तरफ चलेंगे तो हमारे सामने आएगा इनका समय। कई बार हमारे सामने आता है आधुनिक काल का समय 1843 और इनका समय 1900। तो इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो उसके लिए क्या करना, तो उसके लिए हमने 12वीं में पढ़ा है, 11वीं में पढ़ा है। 11वीं में ढंग से हमने हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ लिया है तो फिर हमें आराम से समझ में आ जाएगा। अब जैसे मैंने यहाँ लिखा 1843 और 11वीं में आपने पूरा चैप्टर पढ़ा है तो समझ में आ गया, और नहीं पढ़ा है तो जय भारत, राधे राधे। इसके लिए आपको पहले जो हमारी 11वीं 12वीं की पुस्तक है उसको जाकर के पुनः देखना होगा, या पिछले वीडियो में जाइए जिसमें 11वीं के वीडियो डाले हुए हैं, उसमें जाकर के इसको आधुनिक काल को देखिएगा। आधुनिक काल से पहले जिस काल विभाजन की गणना की आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जिस हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की इतिहास लेखन में जो परंपरा की है, परंपरा का लेखन किया है, हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन किया है, जिसमें आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। उस आदिकाल की क्या प्रवृत्तियाँ हैं, भक्ति काल की क्या प्रवृत्तियाँ हैं, रीति काल की क्या प्रवृत्तियाँ हैं, फिर आधुनिक काल समझ में आएगा। उस समय उसका समय किस प्रकार का विभाजन किया हुआ था, उस पर चिंतन करना। जैसे ही मैं आपको बात करता हूँ कि आधुनिक काल, जैसे ही आपको आधुनिक काल की बात करता हूँ तो हमारे सामने तुरंत फ्लैशबैक जाना चाहिए। हमारी पद्धति कहाँ जानी चाहिए, पीछे जानी चाहिए। पीछे जाएंगे तो हमारे सामने कौन आएगा, तो आएगा सबसे पहले आदिकाल आएगा, फिर भक्ति काल आएगा, फिर रीति काल आएगा, फिर आधुनिक काल आएगा। अब आदिकाल की तरफ चलेंगे तो कौन सा आदिकाल आएगा, तो समय क्या आएगा उसका, तो आदिकाल की तरफ जैसे चलेंगे तो 1050 से 1375
जैसे ही आपके सामने 1050 से 1375 आया तो फिर आप भक्ति काल में चले, जैसे ही भक्ति काल में चले तो 1375 से 1700 आया, जैसे ही आप आगे रीति काल में चले 1700 से 1900 आया, जैसे ही आप आधुनिक काल में चले तो 1900 से अब तक आया। जैसे ही 1900 की बात आई तो आपके सामने किसकी बात आएगी? संवत की बात आएगी। अगर इसको सन में बनाना है तो क्या करना? तो 57 वर्ष कम कर लो संवत में से, संवत में से 57 वर्ष कम कर लीजिएगा, जिससे कौन सा काल आ जाएगा? सन आ जाएगा। बस इतनी सी तो बात है। लेकिन बच्चे हैं, समझते नहीं हैं, पढ़ते नहीं हैं और नौटंकी करते रहते हैं। तो क्या करना है? अब हमें इसको आधुनिक काल को पढ़ना है। आधुनिक काल में क्या पढ़ना है? तो आधुनिक काल में कितनी प्रवृत्तियां हैं, आधुनिक काल को कितने प्रकारों में बांटा है, आधुनिक काल की विशेषताएं क्या है, और आधुनिक काल में जो प्रकार हैं वो किस किस प्रवृत्तियों के आधार पर बने हैं। जैसे ही हम वीर गाथा काल पढ़ते हैं तो वीर गाथा काल की प्रवृत्तियां हमने पढ़ी है, तभी तो हमने उसका नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल वीर गाथा काल नाम दिया, क्योंकि उस समय के जो राष्ट्र साहित्य थे, राष्ट्र ग्रंथ थे, आपने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा तो जय भारत। अब भक्ति काल की जैसी प्रवृत्ति हम जाएंगे तो उस समय भक्ति चरम सीमा पर थी, इसीलिए तो उसको भक्ति काल कहा है, और भक्ति काल की चरम सीमा थी, इसीलिए तो उनको उस समय का काल को स्वर्ण काल का है। तो बात कर रहे हैं आधुनिक काल की। आधुनिक काल की का काल विभाजन किया तो हमारे सामने सबसे पहला भारतेंदु, फिर द्विवेदी, छाया, प्रगति, प्रयोग और नवलेखन। इसको हमने 6 भागों में बांटा। तो सबसे पहला कौन सा? तो भारतेंदु। दूसरा कौन सा? तो द्विवेदी। याद हो गया? 2 तो पहला कौन सा? भारतेंदु, दूसरा द्विवेदी युग, तीसरा कौन सा? तो तीसरे में जाएंगे तो जैसे छाया होती है, छाया हो गई, क्या हो गई? छाया। तो तीसरा कौन सा आ गया? छायावाद। तो नंबर 1 भारतेंदु, नंबर 2 द्विवेदी, नंबर 3 छायावाद, नंबर 4 प्रगतिवाद, नंबर 5 प्रयोगवाद और नंबर 6 नवलेखन। या कई जगह आपको नवलेखन की जगह नई कविता भी मिल सकता है, या साठोत्तरी कविता भी मिल सकता है। कई पुस्तकें आती है अपने अपने हिसाब से, अपनी जो जिस लेखन में डॉक्टर नागेंद्र की पुस्तक पढ़ोगे, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक पढ़ोगे, या आपके रामविलास शर्मा की पुस्तक पढ़ोगे, या फिर रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक पढ़ोगे, जिस पुस्तक के आधार पर वो उन्होंने काल विभाजन किया, वो विशेषज्ञों ने जो लिखा है उसके आधार पर उसमें आपको शब्दावली मिल सकती है। जैसे आप रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक पढ़ोगे तो आदिकाल को आप वीर गाथा काल के रूप में पढ़ोगे, और उसी को हजारी को पढ़ोगे तो आप आदिकाल पढ़ोगे, उसी को आप राव शांकरदयान को पढ़ोगे तो फिर आप उसमें सिद्ध काल पढ़ोगे, उसी में आप राम कुमार वर्मा को पढ़ोगे तो चारण काल पढ़ोगे। तो ये सब काल, इस प्रकार काल विभाजन की बात बताई गई है। अब सबसे पहले भारतेंदु युग है, तो भारतेंदु युग का समय क्या है? तो भारतेंदु युग के समय की बात करते हैं तो हमारे पास समय आता है 1900 से 1920। भारतेंदु युग 1850 से 1900। भारतेंदु युग की बात करेंगे तो 1850 से 1900। भारतेंदु युग की बात करेंगे तो 1850 से 1900। ये भारतेंदु युग है, और ये किसके नाम से प्रारंभ हुआ? यानी कि उस समय का एक बंदा था जो नाटककार के रूप में, इतिहासकार के रूप में और उपन्यासकार के रूप में, जिन्होंने उस समय की अंग्रेजी प्रवृत्तियों के आधार पर जो लेखन किया, यानी कि 35 वर्ष की आयु में इन्होंने इतना लेखन कर दिया कि आज भारत के अंदर इसकी इतिहास के रूप में, हिंदी साहित्य के इतिहास में इनकी एक पहचान बन गई, भारतेंदु युग। यानी इनका समय तो 1850 से 1900, 1850 से 1900। फिर छायावाद, द्विवेदी युग का समय तो 1900 से 1920, 1900 से 1920। इन्होंने एक पत्रिका निकाली थी उस समय जिसका नाम था, यानी कि इन्होंने उनका संपादन किया था सरस्वती पत्रिका का, जो 1903 से 1900 तक इन्होंने उसका संपादन कार्य किया। तो द्विवेदी युग। फिर छायावाद युग तो 1920 से 1936, 1920 से 1936 छायावाद युग। और छायावाद मैंने आपको कभी चर्चा की होगी, छायावाद के अंदर 4 स्तंभ थे, प्रसाद पंत, निराला वर्मा, छायावाद के 4 स्तंभ माने जाते हैं। तो ये भारतेंदु युग। तो भारतेंदु की
उस समय की रचनाएं। फिर द्विवेदी युग, तो द्विवेदी युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी जो MP द्विवेदी जिन्होंने पत्रिका निकाली थी और जिन्होंने कहा था कि साहित्य समाज का दर्पण है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, उनके नाम से द्विवेदी युग चल रहा है। फिर छायावाद युग, तो छायावाद युग में कल्पना प्रधान प्रवृत्तियाँ, इसके ऊपर जब हम छायावाद युग को पढ़ेंगे या द्विवेदी युग को पढ़ेंगे तो इस पर चिंतन करेंगे, यानी कि कम से कम 1 घंटे का इसके ऊपर व्याख्यान होता है छायावाद या द्विवेदी युग के ऊपर। फिर बात करते हैं प्रगतिवाद, तो प्रगतिवाद की जैसे बात करेंगे तो 1936 से 1943 से 1943, ये आपके कौन सा काल चला? प्रगतिवाद। फिर प्रयोगवाद 1943 से 1963, यानी कि प्रयोगवाद, तो प्रयोग इस समय की कविताएं प्रयोग कर कर के लिखी जाती थी। तो इसके प्रयोगवाद के जनक कौन माने जाते हैं? तो अगेय। अब ये कौन से अगेय? तो अगेय पढ़िएगा, आप पता करिएगा। अगेय सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अगेय, वही भगत सिंह के दोस्त, भगत सिंह के मित्र सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अगेय। फिर बात आती है नवलेखन की, और नवलेखन 1963 से अब तक। इस प्रकार इनको इस भागों में बांटा है, यानी 6 भागों में बांटा है। किसको? आधुनिक काल को। आधुनिक काल बड़ा महत्वपूर्ण चैप्टर है आपकी कक्षा 12वीं में, और इसको आराम से आपने सरल कर लिया और बढ़िया तरीके से पढ़ लिया तो 16 में से 16 लाएंगे। हर बार प्रश्न पूछा जाता है, पिछली बार पूछ लिया था छायावाद, द्वितीय बार अभी इस समय भी छायावाद आया, प्रगतिवाद पूछ लिया, उससे पहले द्विवेदी युग पूछ लिया, अब प्रयोगवाद पूछ लिया। हर बार एक तो पूछना है, इसका व्याख्यान तैयार करना ही करना है, आएगा ही आएगा। सॉलिड आता है एक, इनमें से कोई, और साठोत्तरी नवलेखन कविता आएगी, साठोत्तरी लेखन आएगा। तो बात करते हैं हम सबसे पहले तो भारतेंदु युग की। ये तो इनका भाग हुआ कि ये इतने भागों में बांटा है, यानी 6 भागों में बांटा है। लेकिन अब सबसे पहले हम बात करेंगे केवल आज एक युग की, यानी आधुनिक काल, यानी हिंदी साहित्य के काल के अंदर सबसे पहले अंतिम आपके जो काल विभाजन है वो आधुनिक काल है। अब आधुनिक काल के अंदर हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वह है भारतेंदु युग। तो भारतेंदु युग को पढ़ते ही हमारे सामने कौन कौन सी बातें याद आनी चाहिए? हमारे दिमाग के अंदर कुछ बातें कल्पना में आ जानी चाहिए। तो क्या क्या आनी चाहिए? तो उस भारतेंदु युग की प्रवृत्तियाँ हमारे दिमाग में आनी चाहिए। उस समय की कैसी प्रवृत्तियाँ रही, उस समय की कौन कौन सी पत्र पत्रिकाएँ रही, उस समय की पत्र पत्रिकाओं और उस समय का जो गद्य लेखन है किस प्रकार का था गद्य लेखन, और उस समय के उपन्यास कैसे थे, कहानी कैसी थी, निबंध कैसे थे और उनकी विशेषताएँ कैसी थी। अगर हमने एक काल को इस प्रकार तैयार कर लिया, एक दिन में एक काल को तैयार कर लिया, तो आपका चैप्टर पूरा। हम पढ़ते हैं तो पढ़ते कैसे हैं? किताब ले ली और पढ़ लिया, मम्मी पढ़ रही हूँ, पापा पढ़ रहा हूँ, अरे मम्मी पढ़ रही हूँ, पापा पढ़ रहा हूँ, ऐसे थोड़ी चलता है। शिक्षण का कार्य है, शिक्षण आप अपना नोटबुक लीजिए, कॉपी लीजिए, एक बार पढ़िएगा, किताब पढ़िएगा, फिर दूसरी बार आप उनको बिना देखे कुछ उसमें से जितना याद रहा उतना लिखिएगा, कितना याद रहा उतना लिखिए। उसके बाद जो जितना याद रहा, जो भूल गए वो कोई बात नहीं, वापस पुस्तक रख दो, दोबारा और पढ़ो, फिर उसको वापस लेखन में डालो, अपनी नोट्स बनाओ, खुद के नोट्स, तब होता है गणित शिक्षण। यूँ शिक्षण थोड़ी होता है। तो शिक्षण करने के लिए जैसे ही माना कि भारतेंदु युग पढ़ोगे तो भारतेंदु युग जैसे ही पढ़ोगे तो उनकी विशेषताएं पढ़ना, फिर भारतेंदु युग जैसे ही पढ़ोगे तो उनकी प्रवृत्तियाँ पढ़ना, फिर भारतेंदु युग जैसे ही पढ़ोगे तो उनके कवि पढ़ना, उस समय के कौन कौन से कवि रहे, फिर भारतेंदु युग जैसे ही पढ़ोगे तो उस समय की जो उपन्यास कैसे थे, उस समय की पत्र पत्रिकाएँ कैसी थी, उस समय की प्रवृत्तियाँ कैसी थी, उस समय का वातावरण कैसा था। आपने इस प्रकार तैयार किया तो भाइयों बहनों इस चैप्टर को कभी नहीं भूलोगे। और नहीं तो नींद में पढ़ा तो जैसा है वैसे ही याद होगा। तो हम जब जैसे चलते हैं तो हमारे सामने आते हैं कवि, इस काल के कवि, और इस काल के कवियों के बारे में बात आती है तो भारतेंदु खुद, यानी भारतेंदु स्वयं इस काल के कवि हैं। भारतेंदु, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमगन, नाम सुना होगा आपने, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगम कवि। आप इसका फोटो देखना, महिलाओं की तरह बड़े बड़े बाल, जैसे ही आप सर्च करोगे तो आप सोचोगे कि महिला है पुरुष है। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन, भारतेंदु, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र,
फिर बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन, प्रताप नारायण मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र, फिर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास, ये आपके इस समय के कवि हैं। अन्य कवियों में भी आता है नवनीत चतुर्वेदी, ऐसा कहीं मिले तो आप उसको भी लिख लेना। तो ये 6 कवि तो याद रखने ही रखने हैं। कौन कौन से? तो भारतेंदु, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन, प्रताप नारायण मिश्र, जगमोहन सिंह, जिसको ठाकुर जगमोहन सिंह के नाम से भी कहीं कहीं आते हैं पुस्तक में, अंबिका दत्त व्यास और राधा कृष्ण दास, ये आपके उस समय के प्रमुख कवि रहे। किसके? यानी भारतेंदु युग के। अब भारतेंदु युग के कवि को याद रखने से साथ साथ इनके समय को भी याद रखो। क्या गुरु जी समय कैसे याद रहेगा? अरे समय याद रहे कैसे रहेगा, उसको लिखो, बार बार लिखोगे तो याद रह जाएगा। 1850 से 1885, यानी मैंने पहले ही बता दिया था कि 35 वर्ष की अवस्था के अंदर आपका समय पूरा हो गया था। ऐसे ऐसे श्रेष्ठ लोग वहाँ स्वर्ग में भी चाहिए, इसलिए इनको जल्दी वहाँ बुला लिया। फिर बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन 1855 से 1923, फिर प्रताप नारायण मिश्र जी 56 से 64 तक, 56 से 64 तक। अब आप सोचोगे कि गुरु जी ये अंक समझ में नहीं आए तो नहीं आए तो चिंता मत करो, सर्च करो, पता करो। फिर आपके ठाकुर जगमोहन सिंह ने 1857 से 1900, फिर आपके अंबिका दत्त व्यास 58 से 1900 और राधा कृष्ण दास 65 से 1907। अब लास्ट में जैसे आप 1907 की बात करते हैं तो 1907 में कौन कौन से कवि जन्मे आप उसके व्यू में लिखना। आपके लिए प्रश्न है, आप सभी के सामने प्रश्न है कि आप 1907 में किस किस कवियों का जन्म हुआ, ये आप उसमें बिंदु के रूप में उस नोट्स में जाकर के लिखिएगा कि कौन कौन से कवि 1907 में जन्मे। मैं उसको देखूंगा कि किस किस बच्चों ने क्या क्या उत्तर दिए। अब हम बात करते हैं कि इन सभी कवियों को याद करने के लिए एक पंक्ति याद रखो। तो एक पंक्ति याद रख करके आप इन सभी कवियों को याद कर लोगे तो क्या याद है? भारत नारायण के प्रताप से मोहन अंबिका राधा को ढूंढने निकले। भारत नारायण के प्रताप से, भारत किसके प्रताप से? नारायण के प्रताप से। नारायण तो याद रहता है ना। अब भारत याद रखो तो अर्जुन याद रखो, नारायण तो याद रखोगे, नारायण से दुनिया याद रखती है नारायण। तो भारत नारायण के प्रताप से, किसके प्रताप से? नारायण के प्रताप से। भारत नारायण के प्रताप से मोहन अंबिका व राधा को ढूंढने निकले। मोहन अंबिका राधा सब साथ में घूमने गए हुए थे। कहाँ? हिमालय की पहाड़ियों में। कहाँ गए हुए थे? हिमालय की पहाड़ियों में। किस लिए गए? पिकनिक करने के लिए गए, पिकनिक मनाने। बरसात का मौसम था, पिकनिक मनाने के लिए वहाँ चले गए। तो उनको ढूंढने के लिए कौन निकले? तो भारत किसके प्रताप से? तो नारायण के प्रताप से। भारत नारायण के प्रताप से, भारत नारायण के प्रताप से, भारत नारायण के प्रताप से, भारत नारायण के प्रताप से। अब भारत तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब नारायण कौन? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन। प्रताप कौन? तो प्रताप नारायण मिश्र। मोहन कौन? ठाकुर जगमोहन सिंह। फिर आपका अंबिका कौन? तो अंबिका दत्त व्यास। फिर आपके राधा कौन? राधा कृष्ण दास। इस प्रकार इसको एक ही पंक्ति में हम इस चैप्टर को याद कर सकते हैं। फिर हमारे सामने आता है कि जो आपने जिन कवियों को याद किए, कवियों को याद करते ही हमारे सामने फिर बात आती है कि ये जो उस समय की जो लेखन व्यवस्था थी, उस लेखन की विशेषताएं क्या थी उस समय की। जो लेखन की, यानी कि भारतेंदु युग के लेखन की विशेषताओं की बात कर रहा हूँ मैं। भारतेंदु युग के लेखन की विशेषताओं की बात कर रहा हूँ। तो उस समय की जो सामाजिक प्रवृत्तियाँ थी, उस सामाजिक प्रवृत्तियों में किस प्रकार का समाज के अंदर भेदभाव था, समाज के अंदर किस प्रकार रहन सहन था, समाज के अंदर किस प्रकार की अंग्रेजी शिक्षण के आधार पर समाज में भावात्मक टूटन पैदा हो गई थी। तो समाज के अंदर जिस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था थी और जिस प्रकार समाज के अंदर उस समय यानी कि जो जन जागरण हो रहा था, उस पर लेखन करना। फिर उस समय का सांस्कृतिक वातावरण कैसा था, यानी संस्कृति किस मोड़ पर जा रही थी, इस पर लेखन करना। फिर उस समय की जो राजनीतिक चिंतन क्या था, यानी कि उस समय जो क्रांतिकारी युवा क्रांतिकारी होते थे, उस समय की आप अगर नाम लोगे तो बाल गंगाधर तिलक की बात आएगी। उस समय का नाम लोगे तो आपके लाला लाजपत राय की बात आएगी। उस समय की बात करोगे तो विपिन चंद्र पाल की बात आएगी। तो उस समय के जो क्रांतिकारी थे, उस समय राजनीतिक गतिविधियों में किस रूप में राष्ट्रीय कार्य करते थे। फिर बात आती है उस समय का राष्ट्रीय भाव किस प्रकार का था। तो राष्ट्रीय भाव का जन जागरण करने के लिए कवियों ने अपनी कविताओं के माध्यम से, उपन्यास के माध्यम से, नाटकों के माध्यम से जनता के अंदर जन जागरण का काम भी किया और लेखन की कला को भी आगे बढ़ाया। और फिर गांधी बाबा की तरह उन्होंने सबको स्वदेशी का भाव भी दिया
कि स्वदेशी अपनाओ और देश बचाओ। इस प्रकार के जो विचार थे, उन विचारों के माध्यम से इस समय की लेखन व्यवस्था यानी भारतेंदु युग की जो विशेषताएं थी, उस विशेषताओं में फिर शिक्षा का प्रचार प्रसार सबसे महत्वपूर्ण बात है। उस समय की जो एंग्लो इंडियन जो शिक्षण व्यवस्था थी, उसके अंदर शिक्षा का प्रचार प्रसार भी जबरदस्त हुआ, यानी शिक्षा विकास पर थी। अब बात आती है कि उस समय की जो प्रवृत्तियाँ यानी समाज में किस प्रकार की प्रवृत्तियाँ थी, ये तो इसकी विशेषताएं थी। किसकी? भारतेंदु युग की विशेषताएं। समाज में किस प्रकार चल रहा था, समाज के अंदर प्रवृत्तियाँ क्या हो रही थी, समाज किस प्रकार अपने साथ में अपने व्यवहार को लेकर के चल रहा था। तो बात आती है समाज की जो प्रवृत्तियाँ हैं किस में, तो उस समय की लेखन व्यवस्था में गद्य शैली का विकास हुआ। यानी उस समय जो कहानी लिखी जा रही थी, उपन्यास लिखा जा रहा था, नाटक लिखा जा रहा था, ये शैली क्या है, इसको बोलते हैं गद्य शैली। निबंध लिखना शुरू हो गए, ये गद्य शैली है, इसको गद्य शैली का उस समय के समाज में प्रत्येक व्यक्ति इस प्रकार की व्यवस्था के अंदर आ गया, यानी कि गद्य शैली का विकास हुआ। किस काल में? तो भारतेंदु युग में। फिर जनवादी विचार, यानी कि जो विचार हैं वो जनता के हृदय की, जनता के चित्त वृत्तियों के आधार पर चलने लगे। जनता स्वयं जागृत होने लगी। उस समय जनता स्वयं जागृत होने लगी कि अंग्रेजों को यहाँ से भगाना है, जनवादी विचार। फिर विभिन्न विधाओं का विकास, यानी उस समय की लेखन व्यवस्था के अंदर अनेक विधा यानी कला, विभिन्न प्रकार की कलाओं का विकास होने लगा। देशभक्ति का जोर तो जोरों पर था ही था, यानी कि उस समय देशभक्ति जोरों पर थी। फिर बात आती है प्राचीनता और नवीनता में उस समय समन्वय, यानी कि लोग उस समय बाल गंगाधर तिलक जैसे लोग भी कहते थे कि जो प्राचीनता है, उस प्राचीनता के साथ में नवीनता को साथ में लेकर के चलो। अगर प्राचीनता के साथ में नवीनता को नहीं लिया और केवल नवीनता को अपनाया तो प्राचीनता यानी प्राचीन हमारी जो संस्कृति है, उस संस्कृति का ह्रास हो जाएगा। इसलिए प्राचीनता और नवीनता को साथ में लेकर के चलो। इस प्रकार फिर अंत में इस प्रवृत्ति में जो लेखन की प्रवृत्ति चल रही थी, यानी भारतेंदु युग से पहले कौन सा लेखन था, कौन सा काल था, तो रीतिकाल था। यानी आधुनिक काल से पहले तो रीतिकाल में किस प्रकार का लेखन था, यानी कौन सी भाषा चल रही थी उस समय, तो उस समय ब्रज भाषा चल रही थी। लेकिन अब यहाँ पर यानी भारतेंदु युग के लेखन में गद्य शैली के विकास में यहाँ पर कौन सी भाषा का उपयोग होने लगा, यानी खड़ी बोली का विकास होने लगा। इस प्रकार हम जैसे ही किसी भी काल को पढ़ते हैं, किसी भी प्रवृत्ति को पढ़ते हैं, चाहे भारतेंदु युग को पढ़ें, चाहे द्विवेद युग को पढ़ें, चाहे छायावाद युग को पढ़ें, लेकिन उसको पढ़ते ही हमारे सामने कुछ बातें जरूर आनी चाहिए। उसकी प्रवृत्तियाँ, उसके कवि, उसकी पत्र पत्रिकाएँ, गद्य लेखन, उनके उपन्यास, इन बातों को हमारे कल्पना में लाना चाहिए। तब कहीं जाकर के पढ़ना और उसको गुणना साथ साथ में होगा। इस प्रकार भाइयों बहनों, वीडियो को पढ़ने के पश्चात इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने अन्य मित्रों के पास भेजना, ताकि वे भी सब पढ़ करके इसका लाभ लें। जय हिंद, जय भारत।